सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, किसकी आवाज है? सर गर्मा। गरिमा। ठीक है। ऑलराइट, प्रॉब्लम्स दिया था मैंने। यस सर। कितना? यस सर 40 तक। 40। ठीक है। इसमें से सेकंड क्वेश्चन कैंसिल कर दो। सेकंड क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है। सर सेकंड क्वेश्चन का 0 आ रहा है। जो भी आ रहा हो यार, कुछ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं कैंसिल करवा रहा हूँ। ठीक ओके है। सर। रॉन्ग क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आता है क्या? हाँ, जबरदस्ती का मतलब अपन उसके साथ जूझते रहते हैं। चलो आगे बताओ, क्वेश्चंस बोलो जल्दी से, प्रॉब्लम्स पूछो। सर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन। सर थर्ड। थर्ड, a particle moves in a straight line so that its velocity at any point is given by this, where a and b are constants, the acceleration is। तो dv upon dx निकालना है ना अपने को। dv upon dt, dv upon dt है ना, सॉरी, dv upon dt निकालना है और dx by dt की जगह v लिख देंगे। So let us find it out. Third question, 2 into v dv by dt is equal to b into dx by dt। dx by dt तो v हो गया, तो ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, तो dv by dt is b by 2 कांस्टेंट। हो गया खत्म। यस। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंडिटरमिनेट, जीरो। क्या आंसर है? यूनिफॉर्म। कांस्टेंट ही तो है, यूनिफॉर्म हो गया ना। चलो आगे। फिफ्थ। फिफ्थ, if t is equal to v square by 2, then minus का df upon dt is equal to where f is acceleration। Fifth question, t is equal to 2t is equal to v square, then minus df by dt is equal to where f is acceleration। तो यानी पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2v dv by dt is equal to 2, ये कैंसिल कर दो, तो dv by dt का वैल्यू आ गया 1 by v, 1 by v। ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका भी डेरिवेटिव, अगेन इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, है ना। सो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि यही तो f बन गया, दिस इज f हियर। सो df अपॉन dt, df अपॉन dt इज माइनस का 1 by v स्क्वायर। सही है क्या? अभी 1 by v की जगह हम डाल सकते हैं f। ठीक है, सो 1 by v की जगह मैंने f डाल दिया, तो माइनस का f स्क्वायर हो गया, माइनस दोनों साइड में लगा देंगे तो माइनस का df बाई dt इज इक्वल टू f स्क्वायर आ गया। क्या आंसर है? तो v का भी तो dv by dt होएगा। कुछ गलती की क्या मैंने? एक मिनट, df बाई dt माइनस का 1 बाई वी स्क्वायर इंटू dv बाई dt। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है पार्थ, एब्सोल्युटली राइट। इंटू v का भी करेंगे तो dv बाई dt विच इज ऑल्सो f। ठीक है, सो माइनस का एफ स्क्वायर इंटू एफ यानी एफ क्यूब, माइनस लगाएंगे तो एफ क्यूब जाएगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछने से मुझे पता लग जाता है साफ साफ कि तुम्हारा फिजिक्स कितना अच्छा चल रहा है। सर पीछे आंसर 3 दे रखा है। यस सर। सर क्योंकि माइनस डी एफ बाई डी टी है इसलिए पीछे बी दे रखा है। हाँ तो बी तो होगा। यस सर। अरे बोला ना माइनस से, तो माइनस तो लेंगे ना दोनों साइड में। सही तो है। अभी तू मेरी गलती निकाल रहा है, फिर खुद ही गलती कर रहा है पार्थ। है, ध्यान रखना है ना।
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। माधवी क्या हुआ, सेटल नहीं हो रही क्या? 6th। माधवी यस सर हो हाँ, गए। जरा प्रिपेयर रहा कर पहले से ही, क्लास के पहले फोकस लूज नहीं होना चाहिए इधर उधर बिल्कुल भी। कौन सा क्वेश्चन? 5th के बाद बोलो। हाँ 6th। 6th किसकी आवाज है? शत्रुंजय। शत्रुंजय। A 10 centimeter long road AB moves with its ends on two mutually perpendicular straight lines OX and OY. If the end AB moving at the rate of 2 centimeter per second, then when the distance of A from O is 8 centimeter, the rate at which the end B is moving. ऐसा तो मैंने एग्जांपल ही लिया था ना क्लास में पिछली बार। ये O हो गया, ये रोड हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। 10 सेंटीमीटर का रोड है ये वाला, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, तो dx by dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम o यानी एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, द रेट एट विच द एंड b इज मूविंग यानी dy by dt निकालना है। सेम ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी में से एग्जांपल लिया था। ओके सर। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 12th। पास पूछा करो यार, टाइम मत लगाओ। 12th। 12th अनवी की आवाज है क्या? यस सर। हाँ 12th। A particle Sir, moves 7th। so that yes 7th। 7th किसकी आवाज है? सर वैभव। वैभव। तो इतना देर से क्यों पूछता है? A particle is moving on a straight line where its position s is a function of time t given by this. If it is known that the particle comes to rest after 4 seconds at a distance of 16 meter from the starting point, then the retardation in its motion is. तू तो बहुत ही गजब का फिजिक्स पढ़ रहा है फिर भाई, है वैभव? यस सर। अरे फिजिक्स नहीं पढ़ता क्या? पढ़ता हूँ सर। तो कहाँ पढ़ रहा है? ये फिजिक्स का ही तो प्रॉब्लम है। हाँ? A particle is moving on a straight line where its position is given is a function of time t. S is equal to at square plus का b into t plus का 6. T is greater than or equal to 0. If it is known that the particle comes to rest after 4 seconds, so at t is equal to 4, क्या बन रहा है भाई? t is equal to 4 पे क्या हो रहा है? Particle comes at rest. What does this mean? यस सर। क्या? इक्वल्स टू 0। हाँ? इक्वल्स टू 0। क्या equal to 0? सर ये इक्वेशन s इक्वल्स टू 0। S is equal to 0. मतलब सर जो ये at स्क्वायर प्लस b जो डिफरेंशिएट करेंगे फिर इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अरे तो ढंग से तो बता यार, कभी s is equal to 0 बोलता है, कभी at Sorry, square plus sir. bt Yes. plus 6 बोलता है, कभी डिफरेंशिएट करके बोलता है। तीन Sir, तो आंसर दे दिए differentiate तूने कर- मुझे। हाँ? सर डिफरेंशिएट करेंगे और तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? सर कॉन्सेप्ट क्लियर कर, डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा तुझे? सर वेलोसिटी। तो बोलना वेलोसिटी 0 होगा। यस तीन आंसर दे रहा है यार, कंफ्यूज होके एकदम। सीधा सा मतलब है वेलोसिटी 0 होगा। इतना कंफ्यूज माइंड क्यों है तेरा? Particle comes to rest after 4 seconds at a distance of 16 meter from the starting position. At a distance यानी डिस्टेंस यानी s इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। Then the retardation in its motion is d2s upon dt square निकालना है। ठीक है, किसी ने किया हो तो बताओ जल्दी से। किसी ने भी नहीं किया?
सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी डेटा सही लिखा, हाँ डेटा सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आगे जाके? सर टी की जगह पे 4 डालेंगे हर इक्वेशन में सेपरेटली, उससे फिर वेलोसिटी आ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और चलो ds करते हैं। ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2at प्लस का b, 0 होगा एट t इज इक्वल टू 4, तो 8 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। a और b में एक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। s इज इक्वल टू 16 का क्या पर्पज है यहाँ पर? उससे दूसरा रिलेशन आएगा, s का वैल्यू 16 है एट t इज इक्वल टू 4, तो 16 इज इक्वल टू 16 इंटू a प्लस का 4b प्लस का 6, दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 16 इंटू a प्लस 4 इंटू b, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 5 इज इक्वल टू 8 इंटू a प्लस 2 इंटू b। ये सेकेंड रिलेशन आ गया a और b की टर्म्स में। a और b की वैल्यूज आ गई, a और b की वैल्यूज, वैसे तो हमें b की वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो d2s अपॉन dt स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2a, केवल a चाहिए हमें, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू डाल देते हैं यहां से, माइनस का 8a, माइनस का 8a यहां से मैं डालूंगा तो माइनस का 16a प्लस का 8a, माइनस का 8a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया माइनस का 5/8 माइनस का 10/8 मीन्स माइनस का 5/4 इज द रिटार्डेशन। माइनस आ गया, अपने आप ही रिटार्डेशन हो गया। आंसर क्या लिखोगे? 5/4। माइनस 5/4 लिखेंगे या 5/4 लिखेंगे? 5/4 5/4 5/4 क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन तो वैसे भी नेगेटिव होता है। हाँ, तो ये नेगेटिव में आया है, यही रिटार्डेशन है, ठीक है। इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5/4 है, ठीक है। अगर हम माइनस के साथ लिखेंगे तो इसको एक्सेलरेशन बोलना चाहिए हमें। माइनस 5/4 इज द एक्सेलरेशन एंड 5/4 इज द रिटार्डेशन। आगे समझ में? हाँ, इसलिए बोल रहा था तेरे को कि बड़ा अच्छा फिजिक्स कर रहा है तू। मुझे ताज्जुब होता है जब भी ये प्रॉब्लम्स तुम लोग पूछते हो एओडी में, और हर साल होता है, वहीं से पता लग जाता है कितना अच्छा फिजिक्स चल रहा है सबका। इतना सिंपल होता है मैकेनिक्स, सबसे इंटरेस्टिंग होता है मैकेनिक्स, और उसकी वॉट लगा के रखी है तुम लोगों ने, क्योंकि मैथ्स यूज नहीं करते हो। जब तक मैथ्स यूज नहीं करोगे फिजिक्स पे कमांड नहीं होगा कभी भी। चलो आगे बोलो जल्दी से। So 12th. हाँ, So 12th. 12th, ये देखो सारे फिजिक्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। A particle moves so that s is equal to this, the direction of the motion reverses after moving a distance of, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स कहां पर हो जाएगा? s इज इक्वल टू माइनस का टी क्यूब प्लस का 48 इंटू टी प्लस का 6। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्सेस आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस, ठीक है। यानी एट व्हाट s का वैल्यू आपको निकालना है, s का वैल्यू निकालना है when बोलो, वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी बिकम 0, तभी तो उल्टा चलेगा। ds अपॉन dt बिकम्स 0। बस ये इतना सा लैंग्वेज समझने की जरूरत है। तो ds अपॉन dt निकालेंगे, विच इज माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 48 इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो t स्क्वायर का वैल्यू हो गया 48 अपॉन 3 16, t का वैल्यू हो गया 4, t कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम थोड़ी नेगेटिव होगा, ठीक है। t का वैल्यू 4 डाल दिया तो s का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 64 प्लस का 48 इंटू 4
48 इंटू 4 कितना हो गया? 200 में से 8 चला जाएगा, 192 प्लस का 6। ठीक है, चेक करो आंसर आ रहा है क्या? यस सर 134 है। डन। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हो यार, क्या जबरदस्त फिजिक्स पढ़ा हुआ है। आगे चलो, मैथ्स वाले तो पूछ ही नहीं रहे हो, पर प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है कोई भी मेरे ऐसा बोलने से। नेक्स्ट वाला बोलो जल्दी से। सर 22। हाँ, सर 22 सर आंसर 22 डिफरेंट आ रहा है। 22 यस सर 22 से पहले है किसी का प्रॉब्लम? A particle moves in a straight line so that s is equal to root t, then its acceleration is proportional to. चलो अच्छा हुआ आज तुम लोगों ने ऐसा मुझे फील करवा दिया कि जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ट्वेंटी सेकेंड, s is equal to root of t. Particle moves in a straight line so that s is equal to root t, then its acceleration is proportional to. तो पहले ds अपॉन dt निकाल देंगे, 1/2 रूट t आ जाएगा विच इज वेलोसिटी। ठीक है, अब d2s अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे, करेक्ट। तो 1/2 को एज इट इज लिखो और t की पावर -½ आएगा, -½ आगे आ जाएगा, t की पावर माइनस का 3/2 बन जाएगा, तो नीचे t की पावर 3/2 बनेगा, माइनस का 1/4 इंटू टी रेज टू दी पावर 3/2। वेलोसिटी की टर्म्स में आंसर चाहिए तो यहां से t का वैल्यू निकाल देंगे, t का वैल्यू हो गया 1/4 v स्क्वायर। ठीक है, वो यहां पे डाल देते हैं, तो माइनस का 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4v स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, 4v स्क्वायर की पावर 3/2 विच कम्स आउट टू बी माइनस में v का क्यूब। देखो आंसर क्या है? सर ए गिवन है, हमारे भी वी क्यूब आ रहा था। बाकी लोग देखो भाई, चेक करो सही है या नहीं है। तो VQ भी आ रहा था। यस क्या सर प्रॉब्लम है? 22 सेकंड का आंसर मैं देखता हूं। कुछ लिखा हुआ नहीं है, बोलो क्या आ रहा है आंसर? वी क्यूब। वेलोसिटी का क्यूब। सही है, यस बस तो सर। ठीक है, आगे चलो। सर 27 इसमें भी आंसर डिफरेंस है। 27, a ladder 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ, इसमें आंसर का प्रॉब्लम है क्या? यस सर 27 27 में करेक्शन किया हुआ है मेरे पास, ई ऑप्शन आ रहा है। यस सर। यस सर ठीक है, आगे चलो। 35। 35, सर 28 28, 28. the points on the curve at which the gradient is 0, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? dy by dx is 0, dy by dx को 0 नहीं डाल सकते हो, पॉइंट हो नहीं निकाल जाएगा। सकते हो, हैं? हो जाएगा सर। 12 माइनस 3x स्क्वायर, 12 माइनस 3x स्क्वायर को 0 डालना है, यस सर हो तो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू +-2, तो y का वैल्यू निकाल लो कर्व की इक्वेशन में डाल के। आगे बोलो। 35. 35, 35 क्वेश्चन नंबर 35, for the curve by square is equal to x plus a का whole cube, the square of the subtangent is proportional to।
35 for the curve by square is equal to x plus a का whole cube, the square of the subtangent. सबटेंजेंट रिकॉल करो, टेंजेंट का प्रोजेक्शन, ठीक है। मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल भी याद नहीं रखता हूँ, इमीडिएटली विजुअलाइज करता हूँ, हाँ ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है, ये y हो गया, ये थीटा हो गया, सब टेंजेंट अपॉन y इज इक्वल टू कॉट थीटा, सो y कॉट थीटा, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये सब टेंजेंट होता है। देखो सही है क्या? यस सर। सही है। नाउ द क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट, इसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये निकालना है एक तरह से हमें, प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सो लेट अस फाइंड इट आउट। 2by dy by dx 3 into x plus a का होल स्क्वायर, therefore dx अपॉन dy निकाल लेते हैं, dx अपॉन dy 2by डिवाइडेड बाय 3 into x plus a का होल स्क्वायर, दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये y से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया इसका, दैट बिकम्स 4 into b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ये तो कांस्टेंट हो गया। जो बचा हुआ पार्ट है वो बनेगा हमारा y स्क्वायर अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यानी y की पावर 4 अपॉन x प्लस a की पावर 4, ठीक है। अब इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो भी सब नॉर्मल की फॉर्म में, ठीक है, तो सब नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। सब नॉर्मल रिकॉल करो, नॉर्मल का प्रोजेक्शन, दिस अपॉन y इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में निकालना है हमें आंसर को, ठीक है। यहां से देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स डाल सकता हूं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, टू बी अपॉन 3 का वैल्यू डाल दें अगर हम, x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी आ सकता है क्या? सब नॉर्मल की पावर हाफ, सब नॉर्मल की पावर 3/2, ठीक है। देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन 9, मैं ऐसा करता हूं, ये जो 2b अपॉन 3 का होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहां से डाल देता हूं, यहां से देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, 2b अपॉन 3 का वैल्यू हम डाल सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। विल इट बी यूजफुल, क्योंकि मुझे कांस्टेंट हटेगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर एक वापस बचेगा, देखते हैं करके, कुछ पता नहीं मुझे। सो 2b अपॉन 3 का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया x प्लस ए का होल पावर 4 डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो कैलकुलेशंस, y की पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस ए की पावर 4, ये पूरा कैंसिल हो गया यहां से, ऊपर यहां पर y स्क्वायर आएगा, सो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट।
हमें y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के की फॉर्म में चाहिए, किसका वैल्यू डाला जाए? दूसरा मैनिपुलेशन करके देखता हूं। नन ऑफ दीज आंसर तो नहीं है कहीं? नो सर, सब नॉर्मल आंसर है। जस्ट सब नॉर्मल। Yes, sir. Portion of the square sir. of the subtangent is proportional to Yes, सब। ठीक है, देखते हैं। वाई स्क्वायर को यहां लिखो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, 2b/3 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये y की पावर 4 आ जाएगा। एक ही तो बात हो गई, वापस वही चीज आ गई। यहां पर आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, वापस फिर चेंज करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है मेरे पास में, वाई डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। कैसे डेवलप करेंगे? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को वापस ये डाल देंगे। इसका यूज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं डालता हूं एक्स प्लस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई बी, ट्राई करता हूं, 1 मिनट देखता हूं क्या हो रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन का भी यूज करना पड़ेगा अपने को। कैलकुलेशन सही है? सब लोगों ने देख लिया क्या? यस सर। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं हो कैलकुलेशन की वजह से। दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं वापस डाल देता हूं से एक्स प्लस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फाइन, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू वापस यहां से मैं डालता हूं, फिर भी क्या होगा, इंटू एक्स प्लस ए डाल देता हूं। सर उसमें बी वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल के फिर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो सब टेंजेंट की वैल्यू में बी वाई स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से डाल के फिर स्क्वायर करके एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, तो उसकी वैल्यू डाल के फिर वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें सब टेंजेंट की वैल्यू निकाल रहे तू पहले? सब टेंजेंट की वैल्यू तो ये है ही ना, वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ सर, उसी में जो वो बी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा तेज बोल। जो बी वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में से डाल के फिर न्यूमरेटर में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। बी वाई स्क्वायर बन रहा था क्या इधर? नो सर, ऊपर जो थर्ड स्टेप लिखा है। वो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू डालें या बी वाई स्क्वायर की वैल्यू डालें, बात तो एक ही है ना।
तो सर उसमें नीचे x प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू मत डालिए, उसको x प्लस ए के ऐसा करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर वापस मैं ऐसा करता हूँ, y से यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने और यहाँ पर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वापस ये वाला डाल देता हूँ एक बार, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू। क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहे हैं जबरदस्ती। ऊपर वो स्क्वायर नहीं कर रहा, वो क्यूब नहीं आएगा, पावर 6 आएगी। हाँ, वो यहाँ पे पावर 6 आएगी, क्यूब नहीं आएगा। कहाँ पर? प्लस ए का क्यूब नहीं होगा, वो पावर 6 होगी, स्क्वायर नहीं ये करेगा। वाली? हाँ सर। यस सर। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? इतनी देर से पहले से बोल देते यार। वापस करता हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार होने के बाद जरा मुश्किल हो जाता है काम। छोड़ो इसको। सो दैट वाज, एक मिनट वापस सोचने दो मुझे। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का वैल्यू है सब नॉर्मल अपॉन वाई, दैट इज इक्वल टू वाई इंटू कॉट थीटा डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सब टेंजेंट का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। सब नॉर्मल के फॉर्म में निकालना है। सब नॉर्मल अपॉन y इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में चाहिए। चलिए ठीक है। सो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं। यहां से डी एक्स अपॉन डी वाई निकाला मैंने, 2by डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ऑल राइट, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका पूरे का भी स्क्वायर किया। सो 2b/3 का स्क्वायर इंटू y की पावर 4 अपॉन x प्लस ए की पावर 4। अब एक मिनट देखते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है हमारे पास में 3/2b इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने। तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा 3/2b। सर इसको अपन y अपॉन डी एक्स 3/2b। डी वाई, सर इसको अपन y अपॉन डी एक्स बाई डी वाई नहीं लिख सकते? एक मिनट यार, हैंग हो। पूछूंगा मैं तुम लोगों से, पूछूंगा, कोई बात नहीं। y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/2b इंटू एक्स प्लस ए के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। 3/2b इंटू एक्स प्लस ए के स्क्वायर का स्क्वायर, सब ठीक है। 3/2b एक्स प्लस ए का स्क्वायर का वैल्यू y डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, वापस वही आ गया। y की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वापस वाई स्क्वायर हटाया, ये वाई स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में डी वाई बाई डी एक्स क्यों आ रहा है? अच्छा, वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं डाली मैंने। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी।
का होल की पावर 6। ओरिजिनल इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, x प्लस ए की पावर 6 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू x प्लस ए की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। एक बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल किया मैंने, x प्लस ए की पावर 4 को कैंसिल करके x प्लस ए का स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज 4/9 x प्लस ए का होल स्क्वायर। वंडरफुल, अब आ गया। दिस इज इक्वल टू 4/9 x प्लस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, 2b/3 इंटू y dy by dx। दिस इज सब नॉर्मल, सो प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। आगे समझ में हो ही गया। ठीक है, मेरा थिंकिंग कहाँ पे ट्रैप हो रहा था वो भी बता देता हूँ। इतना टाइम क्यों लगा। ऑफ कोर्स मेरे को ये ध्यान था कि इसका यूज करना है, बट बार बार मैं वाई स्क्वायर में और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर में चेंज कर रहा था। फाइनली जब जाके मैंने इसमें चेंज किया तब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ओरिजिनल फंक्शन का यूज किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, कभी कभी थिंकिंग ट्रैप हो जाता है, नहीं निकल पाते हम उससे, इट डजंट मैटर, जूझते रहो प्रॉब्लम के साथ में, यही सब तो मैथ सिखाता है। ठीक है, चले आगे। हाँ, आप किसी का कोई और अच्छा आइडिया हो तो वो बता सकते हो। अक्षत कुछ कहना है? शत्रुंजय क्या बोल रहा था? शत्रुंजय तो गायब ही हो गया क्लास में से। नेक्स्ट 35 के बाद बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ, कौन सा? 37. 37. The sum of the intercepts on coordinate axis made by tangent to the curve is 37. The sum of the intercepts on coordinate axis made by tangent to the curve. क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। ये कोई भी कर्व है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट, नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये पूछ रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व, यानी किसी भी टेंजेंट के लिए। अब किसी भी टेंजेंट के लिए पूछ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। किसी भी पर्टिकुलर, फिर से मैंने पर्टिकुलर बोला, आई एम सॉरी, किसी भी जनरल पॉइंट P के ऊपर हमने टेंजेंट बनाया, कर्व का इक्वेशन है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। ये कर्व का इक्वेशन है, करेक्ट। सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, यानी सपोज ये टेंजेंट x एक्सिस पे मिलता है a पर और y एक्सिस पे मिल गया b पर, तो हमारे को जो निकालना है वो है OA प्लस OB, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स। दिस इज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बताया था कि dy by dx निकालो जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, से x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है हमारे पास में। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन में x और y क्या होता है? अब आंसर नहीं आ रहा कोई। हाँ, the coordinates of the point on the line, कोऑर्डिनेट्स ऑफ of the point on the line,
ऑफ द का मतलब तो तूने पर्टिकुलर कर दिया ना यार, द थोड़ी बोलेंगे। Of all the Coordinates points. हाँ? Of all the points. ऑफ एनी पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स थोड़ी बोलेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। सपोज कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, इसलिए बता रहा हूं वापस। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन लिखी एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर एक लाइन की इक्वेशन लिख दी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक्स वाई क्या है और ये वाला एक्स वाई क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो वापस जल्दी से। तो वो वाले एक्स वाई सर्कल पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ये एक्स प्लस वाई 5 किसी भी पॉइंट ऑन द लाइन के लिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रही है अनवी। यहाँ जो लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई है वो एनी पॉइंट ऑन द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले एक्स वाई। और जो सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों जगह एक्स वाई यूज हो रहे हैं, लेकिन दोनों जगह एक्स वाई का मीनिंग डिफरेंट है। अब कहां पर ये दोनों एक्स वाई सेम हो जाएंगे? इसका एक्स वाई और इसका एक्स वाई सेम कहां पर होगा? जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। केवल इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों के इसका एक्स वाई और इसका एक्स वाई सेम होगा, तभी तो हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सपोज इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। यानी दोनों इक्वेशन में हम एक्स और वाई को सेम अज्यूम करके चल रहे हैं। वो सेम इसीलिए हैं क्योंकि जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वहां पे लाइन का एक्स वाई और सर्कल का एक्स वाई सेम हो गया। आगे के कॉन्सेप्ट समझ में? पक्का? क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अब सपोज मैंने टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर लिखी, ये वाला जो एक्स वाई है वो कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये टेंजेंट की मैंने इक्वेशन लिखी होती तो उसका मीनिंग होता x1 y1 के ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, यानी कर्व के ऊपर हम पॉइंट ले रहे हैं x1 y1, कोई पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 ले रहे हैं कर्व के ऊपर और वहां पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। ऐसा लिखते हैं तब ये x और y, ये वाला x और y क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट। आगे बात समझ में? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम x1 y1 नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर x, y ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने x1 y1 की जगह x और y लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो जो xy है वो कर्व का किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये xy कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं लिख के हम टेंजेंट की इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ये हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। अगर मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे वापस से यहां पे बताओगे कि स्मॉल एक्स वाई क्या चीज है यहां पर और कैपिटल एक्स वाई क्या है इस इक्वेशन में। जिनको समझ में आया है वो ही बता पाएंगे। सर कैपिटल एक्स। वैभव की आवाज आ रही है, बोलने दो भाई, उसको बोलने दो, बोलने की बड़ी इच्छा होती है, सही से बोलना, सोच समझ के। सर कैपिटल परेशान नहीं एक्स और करना। वाई लाइन ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट है। लाइन ऑफ टेंजेंट के पॉइंट से
लाइन ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट है, मतलब क्या टेंजेंट्स के लैंग्वेज पॉइंट है है? सर, टेंजेंट्स के पॉइंट है टेंजेंट्स के पॉइंट है, बहुत सारी टेंजेंट्स बना रहा है, उसके पॉइंट्स है सर, सारे। एक टेंजेंट के पॉइंट है सर। तीसरा एक टेंजेंट के पॉइंट है, एक टेंजेंट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और बोल सर दे। समझने की बात, सर समझने का था, वो समझ में तो आ गया ना। समझ में आ गया, लेकिन अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो तू दूसरे को इतना कंफ्यूज कर देगा कि तेरे को जूते मारेगा वो, सॉरी। है ना? अभी तू मान लो कोई काम कर रहा है, अपना कोई भी प्रोफेशन चला रहा है, तेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है, लेकिन सामने वाले को तू कन्विंस करने की जगह उल्टा काम कर देगा। वो ऐसी मार्केटिंग करेगा तू अपनी कि बस वो बोलेगा कि ऐसा, वो सिखा मतलब उसको समझाने की जगह उल्टा काम करवा देगा। और एक और बात तेरे को बता देता हूं, समझ में आना को हम तभी 100% सही मान सकते हैं जब आपके थॉट्स इतने क्रिस्टल क्लियर हो कि लैंग्वेज आपकी 100% सही हो। अच्छा तू 1 मिनट के लिए बता, जैसे तू बता रहा है 3 आंसर तूने दिए, तीनों की लैंग्वेज अजीब अजीब सी लैंग्वेज है। मैं भी अभी ऐसे बोलने लग जाता हूं, आज ही बोल देता हूं, चल शुरू कर देता हूं। लाइन का, टेंजेंट का, कर्व का पॉइंट हो गया। अब बता, है पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व, ऐसे बोलूं क्या? एक तो मैं बोलूं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व, एक मैं बोलूं पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व। आगे तेरे को समझ में? वैभव आंसर दे मेरी बात का, डिस्कशन जो चल रहा है क्लास में। यस सर। अरे तू मेरे से पढ़ेगा क्या? ऐसे बात करूंगा तो तेरे से है? दूसरे दिन ही 3 गालियां देगा मुझे और छोड़ के भाग जाएगा। मैं तुझे क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं और तू वापस अपनी कंफर्ट जोन में आ जाता है। इसको समझ में आना बोलते हैं क्या? 3 बार लैंग्वेज गलत बोल रहे हैं। कौन बोलेगा भाई? what are capital XY and what are small xy? विशाखा बोल। सर कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स टैंजेंट के पॉइंट्स हैं। टेंजेंट के पॉइंट नहीं होते हैं यार, पॉइंट हमेशा, क्या तू भी क्या बोल रही है, टेंजेंट के पॉइंट है। हाँ, और कोई बोलेगा? So capital Y और capital X are any. अरे पहला स्टेटमेंट ही गलत बोलते हो, पहले वाई और एक्स बोल रहे हो, हमेशा एक्स और वाई बोला जाता है। कितना एक्यूरेसी लाने में कितना मुश्किल काम है देखो, जिसपे मैं कितना ट्राई करता हूं। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स मत बोलो, स्टार्ट करो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। वाई और एक्स क्यों बोल रहे हो? एक्स और वाई बोलो, वापस बोलो। क्या मैं सो जाऊं क्या थोड़ी देर के लिए? Capital X and capital Y are any point on the tangent. आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तो बोलो, क्या चीज है वो? आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Any तो मैं point बोल on the तो मैं tangent. बोल Any point on the tangent. any point on the tangent. And what are small x and small y? Coordinates of the point on the curve. Coordinates of any point on the curve. आ गया समझ में? Capital X, capital Y are the coordinates of any point on the tangent, and small x and small y are the coordinates of any point on the curve. अब देखो, इतनी सी बात को समझाने के लिए मुझे पूरे 15 मिनट लग गए मेरे, और फिर भी मुश्किल से जा रहा है दिमाग में। प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या टाइम लगता? अभी मेरे को बोलते मैं 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता बस। आगे के सबको समझ में? ये बहुत यूज होगा, इसलिए ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम किसी भी पॉइंट एक्स वाई जो कि कर्व के ऊपर है, वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं।
तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन में हम वापस स्मॉल एक्स वाई यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से हमने रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, small x and small y are the coordinates of any point on the curve। आगे आप सबको समझ में पक्का? ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। ये तब यूज करते हैं जब हमें पॉइंट गिवन हो कर्व के ऊपर, कौन सा लेना है पर्टिकुलर पॉइंट, तब हम टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ equation of the tangent at any point xy on the curve, उसको हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ठीक है, वहां से dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर दो, 1/2 √x 1/2 √y इंटू dy बाई डी एक्स is equal to 0, and therefore dy by dx का वैल्यू आएगा, यहां से ये इधर ले जाएंगे, माइनस का 1/2 √x 2 √y 2 कट जाएगा, तो √y अपॉन √x आ जाएगा। ठीक है, therefore टेंजेंट का इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूं, इस वाले dy बाई डी एक्स की जगह डाल देंगे माइनस का √y अपॉन √x। ध्यान रखना है फिर से, स्मॉल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैपिटल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट। ठीक है, अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है ए, ये टेंजेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ए के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन में क्या चीज में डालूं, 0, कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। कैपिटल Y should be equal to 0। करेक्ट, कैपिटल Y का वैल्यू 0 डालेंगे, कैपिटल Y का वैल्यू 0 डालेंगे, तो कैपिटल X का जो वैल्यू होगा वो हमें पॉइंट ए देगा। करेक्ट, सो माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से √y इंटू √x आएगा, सो √(xy) आ गया, प्लस का x आ गया। कैलकुलेशंस हमेशा चेक करते रहो, तो x प्लस √x इंटू वाई कॉमा 0 आ गया, चेक करो। सो फार सो गुड। ठीक है, नाउ बी पॉइंट के लिए कैपिटल एक्स को 0 डाल देंगे, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास में, कैपिटल एक्स को 0 डाला, कैपिटल वाई का वैल्यू आएगा, ये 0 डाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √x कट गया, तो √x इंटू वाई प्लस का y, तो इसका वैल्यू आ गया y प्लस √xy। Therefore OA प्लस OB, इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस का 2 √xy विच इज इक्वल टू √x प्लस √y का होल स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसका वैल्यू √a है, √a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था, या यही हमें निकालना था। देखो चलो आगे जल्दी से, 40 तक। So 38.
38। एक मिनट, अभी मुझे थोड़ा सा आगे का थ्योरी पढ़ाने दो फिर। 35, ये कितना हो गया? 37 तक हो गया ना? 38 के बाद भी है क्या कोई प्रॉब्लम? सर हाँ, नो सर। पक्का हो गया सारे? 38 ही बता दूं बस लास्ट? एक ही बचा है जब तो बता देता हूँ 40 तक। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, यानी माइनस का dx अपॉन dy वो नॉर्मल का स्लोप होगा। Question number 38. Coordinates of a point on the curve y is equal to x log x at which the normal is parallel to the line. इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप मुझे दिख रहा है 1 है। m इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सो इसका भी माइनस का dx अपॉन dy 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? dy बाई dx निकालेंगे पहले, x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस का dx अपॉन dy, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, which has to be 1 according to the question, ठीक है। सो देयरफॉर यहां से 1 प्लस लॉग x का वैल्यू आ गया -1, लॉग x का वैल्यू हो गया -2, x का वैल्यू हो जाएगा e की पावर -2 विच इज 1 अपॉन ई स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट तो यहीं से आ गया, यहां पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर, लॉग x का वैल्यू -2 डाल दिया, सो माइनस का 2 अपॉन ई स्क्वायर आ गया। These are the coordinates of the point at which the normal is parallel to the given line. आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 तक चलो खत्म करो, है और कोई? फिनिश्ड, ठीक है। अब देखो आगे के जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें टेंजेंट नॉर्मल मुझे दिख रहा है 61 तक टेंजेंट नॉर्मल दिख रहा है, तो 61 तक तो टेंजेंट नॉर्मल खत्म करना है। उसके बाद इसमें मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो गया है। मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी में थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसको, इसलिए अभी मैक्सिमा मिनिमा मत करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, वो मैं देख रहा हूं कहां पर है। वन 127 पे स्टार्ट हो रहे हैं, 127 से स्टार्ट हो रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस। वन 127 से 146, 19 क्वेश्चंस यहां से कर लो। 127 से 146 तक इसमें से कर लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। सो अगेन 40 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं नेक्स्ट क्लास तक, करेक्ट। अब दो छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देता हूं आज का थ्योरी में। एक तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस है, वो कैसे अपन करेंगे, उसका कैसे यूज करेंगे।
10 मिनट उसमें लगेंगे बताने में, और उसके बाद लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम के स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स। ठीक है, 15 मिनट में वो भी हो जाने चाहिए। सो लेट अस कंप्लीट दोस टू थिंग्स। नेक्स्ट क्लास अपन पूरा मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर डिवोट करेंगे। सो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए भी हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं? बिकॉज सिंस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने सीखा है। ऑब्वियसली इसमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का ऑटोमेटिकली मीनिंग है डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही एक तरह से स्मॉल क्वांटिटीज हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स approximately equal to dy by dx can be considered as dy by dx provided delta x and delta y both are small quantities। लिमिट का कॉन्सेप्ट देखो एब्स्ट्रैक्ट होता है, लिमिट के केस लिमिट लगाते ही तो वो इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि लिमिट नहीं लगा रहे हैं। So delta y upon delta x is approximately equal to dy by dx। ठीक है, डेल्टा x और डेल्टा y में बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, ओनली देन इक्वल टू dy by dx। इसका हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, उसी से एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज आपसे पूछा जाता है कि क्यूब रूट ऑफ 0.009 कैलकुलेट करिए। क्यूब रूट ऑफ 0.009 हमें कैलकुलेट करना है। अब क्यूब रूट ऑफ 0.008 तो सिंपल होता है, दैट इज 0.2। 0.2 का क्यूब 0.008 का क्यूब रूट 0.2 होता है, क्योंकि 0.2 का क्यूब करोगे तो 0.008 आएगा। एम आई राइट? ठीक है, उसी का हम यूज करेंगे यहां पर। सो लेट y इज इक्वल टू फंक्शन सपोज किया क्यूब रूट ऑफ x। अगर x का वैल्यू मैं लेता हूं 0.008 तो y का वैल्यू हो गया 0.2। ठीक है, अब x में मैंने स्मॉल चेंज किया डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x का, मतलब डेल्टा x का चेंज किया तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y का हो गया। ठीक है, इसको मैंने 0.009 लिया क्योंकि वो मुझे कैलकुलेट करना है। दैट मींस डेल्टा x का वैल्यू कितना हो गया? 0.001। क्यूब रूट ऑफ 0.009 मुझे कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। y हम जानते हैं 0.2 है ही अवेलेबल, so the only thing which we have to calculate is delta y। ठीक है, the moment we are able to calculate delta y we are able to calculate cube root of 0.009। 100% क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लेट अस डू इट। यहां से dy by dx निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/3 आगे आएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3, तो नीचे x की पावर 2/3 आ जाएगा। करेक्ट?
Now since delta y is equal to, since delta y is approximately equal to dy by dx into delta x, डेल्टा x को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, which implies delta y approximately equal to 1/3 into x की पावर 2/3 into delta x, which is equal to, delta x की वैल्यू डाल दी 0.001, 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 0.008, यहां पर डालेंगे 0.008 की पावर 2/3, करेक्ट, 0.008 की पावर 2/3, ये हो जाएगा 0.2 का क्यूब, 3 और 3 कट जाएगा तो 0.2 का स्क्वायर बचेगा, 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां से मैंने किया 3 4 जा 12 हो गया, 0.12 आ गया, इसको हटाएंगे तो 1/120 आ जाएगा। ऑफ कोर्स डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहो तो 1 को 120 से डिवाइड कर देंगे, ये डेल्टा वाई निकला, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट क्यूब रूट ऑफ 0.009, क्यूब रूट ऑफ 0.009 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई, y का वैल्यू 0.2 है, डेल्टा y का वैल्यू 1/120 है। ऑफ कोर्स दिस इज अप्रोक्सीमेटली, या दिस इज ऑल राइट, बट दिस इज अप्रोक्सीमेशन। डेसिमल में चाहो तो इसको कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दो, बस वही आंसर आ जाएगा। This is how we calculate approximately the given things with the help of derivatives. इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है पूरा एनसीईआरटी बुक में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज करके रखो एनसीईआरटी बुक से साथ साथ। आगे समझ में, करूं प्रोसीड आगे, नेक्स्ट। नाउ अब आते हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, स्टेटमेंट समझिए पहले। इफ अ फंक्शन fx is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, then there exist, this is the symbol for there exist, चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, then there exist at least one point C belongs to open interval AB
such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम. रोलीज थ्योरम को कुछ लोग रोज थ्योरम भी बोल देते हैं, कुछ भी नाम यूज करो, डजंट मैटर. रोज थ्योरम और रोलीज थ्योरम, दोनों थ्योरम जो हैं वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, समझने में भी आसान है. प्रूफ इज ऑल्सो वेरी इजी. बट जब एप्लीकेशन आती है प्रॉब्लम में, स्पेशली जब एडवांस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पे समझ में नहीं आता कि ये थ्योरम लग रहा है क्या. सो दैट इज वेयर यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्राइक करे हमें चीजों में. एग्जांपल्स बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा, तब समझ में आएगा कि हमें कैसे इनका यूज करना है. ठीक है, ऑफ कोर्स सीबीएसई लेवल पे बिल्कुल आसान है. इसके दोनों के ऊपर एक बेस्ट एक्सरसाइज है 5.8, पिछले चैप्टर में थी, वो वाला कर सकते हो. उसमें कुछ करना नहीं है, मैकेनिकल है एकदम, एक एक 2-2 मिनट के क्वेश्चन से और 7-8 क्वेश्चन से बस. ठीक है, तो वो तो कर ही लेना. समझिए फिर से, फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज स्मूथ, है ना, कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है. तो ये थ्योरम बोलता है कि कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा होगा जहां पर कि डेरिवेटिव का वैल्यू इक्वल टू ये वाला होगा. ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है वो ज्योमेट्री से हम समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है. क्योंकि हमने बोला है कि कर्व कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ स्मूथ हो गया. तो उसी तरह का हमने कर्व बनाया, उसके ऊपर 2 पॉइंट चूज कर लिए, x का वैल्यू a एंड y का वैल्यू f ऑफ a, x का वैल्यू b एंड y का वैल्यू f ऑफ b. ऐसे 2 पॉइंट्स हमने चूज कर लिए. उसके ऊपर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ऐसा कुछ मैंने ग्राफ बना दिया. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा f ऑफ a और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं b कॉमा f ऑफ b. So far so good. अब देखो, the theorem says that fb minus fa upon b minus a, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, यानी स्लोप ऑफ द कॉर्ड हो गया. ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड है, करेक्ट. ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का ये स्लोप हो गया राइट हैंड साइड. तो थ्योरम क्या बोलता है कि एफ डैश सी, यानी कम से कम एक पॉइंट, यहां पर x का वैल्यू a है और यहां पर x का वैल्यू b है. कम से कम एक पॉइंट, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम एक पॉइंट तो यहां पे कहीं ना कहीं होगा a और b के बीच में, जहां पर कि टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा. बिकॉज एफ डैश सी क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप. एफ डैश सी इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट. So the theorem says that at least one point is there between A and B such that slope of the tangent will be same as the slope of the chord, or we can say that there is at least one tangent parallel to this chord. यही तो मतलब हुआ. ठीक है, तो अपने आप ही सोचो, इसके पैरेलल हम कोर्स बनाते जाते हैं, ऐसे कॉर्ड्स बनाते गए पैरेलल.
कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो ये टेंजेंट बनेगा ही बनेगा, और जहां ये टेंजेंट बन गया वो ही पॉइंट सी हो गया। बस यही प्रूफ हो गया। ये पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सी जो पॉइंट है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट तो होगा। बोलो, किसी को डाउट है क्या? पक्का? आर्यन, आर्यन, यस सर। हाँ समझ में आ गया तेरे को? हाँ सर आ रहा है। करूं प्रोसीड एकदम पक्का? निष्ठा समझ में आ गया क्या? निष्ठा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. दिस इज नोन एज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशंस तो तब बताऊंगा जब मैं एग्जांपल्स लूंगा कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो एक बार वापस स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, भूलना नहीं है, राइट टाइम पे ये हमें याद आना चाहिए। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, differentiable in the open interval AB, then there exists at least one point C such that f dash C, अच्छा C belongs to A comma B, such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. This is Lagrange's mean value theorem. नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है रोलीज थ्योरम, वो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस है। कैसे? उसमें हमने एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी। ये सब तो है ही है, ये दो कंडीशंस तो हैं ही, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक और कंडीशन उसमें हमने ऐड कर दी, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। दैट मीन्स ए और बी के ऊपर फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है, ये कंडीशन लगाई है हमने। ठीक है, सो रोलीज थ्योरम स्टेटमेंट, Rolle's theorem, if f of x is continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB, and one more condition, f of A is equal to f of B, then there exists some C belongs to open interval AB। सम बोलें या एटलीस्ट बोलें एक ही बात है, एटलीस्ट वन पॉइंट सी। मैंने जानबूझ के दूसरा लैंग्वेज यूज किया है सम सी, जिससे कि पता रहे कि हाँ इसका भी मीनिंग सेम है। सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी ऐसा कोई पॉइंट है सी ए और बी के बीच में। ओके, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। Okay, if a function is continuous in the closed interval AB and differentiable in the open interval AB, as well as the value of the function at A and B are equal, then there will be at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। ठीक है, एक प्रूफ तो यहीं से हो गया, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही पर्टिकुलर केस हो गया, बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है,
तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ जीरो मतलब दोनों कैंसिल होके जीरो ही आ जाएगा, तो एफ डैश सी का वैल्यू जीरो आ गया। क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, इसलिए उसी का एक पर्टिकुलर केस बन गया है ये, तो वहां से तो हो ही जाएगा प्रूफ। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम इसको इंडिपेंडेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करें। देखो कैसे करेंगे। कंडीशंस को बस ठीक से यूज करो, द प्रूफ इज वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ए के ऊपर फंक्शन का वैल्यू और बी के ऊपर भी फंक्शन का वैल्यू सेम है, यानी y का वैल्यू सेम है ए और बी के ऊपर, x का वैल्यू a एंड x का वैल्यू b। कंटिन्यूअस है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब स्मूथ ग्राफ बनेगा a और b के बीच में। ठीक है, अब हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक है, या ऐसे कुछ बना के दिया हमने, दूसरा लिया मैंने। ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है। ऐसे ही कुछ भी बना दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, ध्यान रखना है बस कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो हमारा क्लेम ये है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कि डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो होगा। डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि उसका स्लोप जीरो हो गया टेंजेंट का। करेक्ट, तो वो तो दिख ही रहा है। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसमें तो दो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, इसमें तो कितने सारे पॉइंट्स हैं, यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत सारे पॉइंट हो गए। इस वाले को देखें तो इसमें भी कम से कम एक तो है ही है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा सी हो गया। आ गया समझ में? सो एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, ए कॉमा बी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम। रोल्स थ्योरम भी बोल देते हैं कुछ लोग, वन एंड द सेम थिंग। ओके, इजी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना रियली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम लेते हैं एग्जांपल एक दो इसके ऊपर बेस्ड। ओके, और नेक्स्ट टाइम मैं मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी भी कराने वाला हूं। ठीक है, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा होंगी तो फिर उसमें भी टाइम काफी चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, आज एनसीईआरटी बुक में से कर लेना और 40 क्वेश्चन जो मैंने उसमें पाई शीट में से दिए हैं वो कर लेना। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क एनसीईआरटी बुक में से हमेशा साथ साथ करते रहो। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहना कि सिलेबस कट गया है, कम हो गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। इनफैक्ट ऐसी जो चीजें होती हैं वो लॉलीपॉप की तरह होती हैं, जो शुरू में तो अच्छी लगती हैं और बाद में फिर हमें परेशान करती हैं। ठीक है, सो पूरा ध्यान अपना पूरा सब्जेक्ट्स को सीखने में ही लगाना है, एंड नॉट ओनली मैथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आगे जाके वही सब चीजें काम आती हैं, सब्जेक्ट काम आता है, केवल एग्जाम काम नहीं आएगा। ओके, तो रिलैक्स नहीं होना है, वैसे ही पढ़ो जैसे कि हमारी जैसे दुनिया चल रही थी वैसे ही चल रही है। नथिंग शुड बी अफेक्टेड एज फार एज द वर्क इज कंसर्न।
ऑलराइट, चलो ओके, गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके, बाय बाय, बाय बाय। Thank you, sir.